नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं चली थी, तो आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर 29 और 38 अक्टूबर के करंट अफेयर को एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि अभी लास्ट डे में पेट का एग्जाम भी हुआ है, तो आप जिन लोगों ने भी पेट का एग्जाम दिया है दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कैसा आपका एग्जाम रहा और स्कोर कैसा जा रहा है आपका। और ये भी बताइएगा कि करंट के क्वेश्चन कैसे आए थे, जितना भी आपको पढ़ाया गया था देखिए उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने रेगुलर फॉलो किया है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया है, मैंने देखा, जैसा कि पेपर भी देखा। तो देखिए अब थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ाई करने की जरूरत है आपको। अब आप सोचिए सिर्फ हम सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए और जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी आप अच्छे से मगअप करते चलिए, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा देखिए पहली बार हो रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर इस तरह इस लेवल का हो रहा है कि लोग उस पर चर्चा इतना कर रहे हैं। तो अच्छे से जो है प्रिपरेशन करिए, थोड़ा सा चीजों को गहराई में जाकर के पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और यही कारण है कि जब भी मैं आपको इवन हिस्ट्री का जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ तो सिर्फ आंसर बता के नहीं चलती हूँ, थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीजें इन डेप्थ से बताती हूँ। कारण यही है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अब इसी तरीके का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मेहनत से भागिए नहीं, मेहनत ही एक विकल्प है आपको एग्जाम क्रैक करने का। तो अच्छे से मेहनत करिए और लगे रहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करो। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। हमारी क्लास में आज का सबसे पहला प्रश्न है कि भारत सरकार के किस उपक्रम ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है? तो ये भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल है जो कि लॉन्च किया गया है किस उपक्रम के द्वारा, भारत सरकार के किस उपक्रम के द्वारा। ऑप्शंस आपके सामने, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री दोस्तों श्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने भारत में, ठीक है, पहली बार, ठीक है, इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ जो किया वो नई दिल्ली में किया, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित जो रेफरेंस गैसोलीन और डीजल का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नई दिल्ली से किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं दोस्तों हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। और ये जो है भारत देखिए अभी तक जो है ऐसे रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन के लिए भारत अन्य देशों पर निर्भर रहता था। तो एक तरीके से इसका उत्पादन जो है ये भारत को, ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएगा और साथ ही साथ दूसरों देशों पर जो इसकी निर्भरता उसको भी कम करेगा। यह विकास जो है भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में रखता है जो इन अत्यधिक विशिष्ट ईंधनों का उत्पादन करने में सक्षम है, जो वाहनों को कैलिब्रेट करने और परीक्षण करने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह रेफरेंस जो है, यह रेफरेंस ईंधन नियमित और प्रीमियम पेट्रोल और डीजल से अलग है, ठीक है, कि रेफरेंस की बात करें और इसके बारे में बात करेंगे। जो रेफरेंस ईंधन है दोस्तों, जैसा कि नियमित आप पेट्रोलियम और जो पेट्रोल और डीजल का यूज होता है उससे ये अलग है और इसमें बहुत सारी जो है उच्च विशिष्टताएं पाई जाती हैं। इन ईंधनों का जो उपयोग है देखिए ये ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो वाहन का इस्तेमाल जो है आशंकन और परीक्षण किया जाता है उसमें जो है इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ इस ईंधन के उत्पादन से ऊर्जा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि दूसरों देशों पर जो उसकी विशेष निर्भरता है वो भी कम होगी, ठीक है। तो विशेष रूप से जो आयात करता है वो आयात भी कम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत का पहली बार जो है इंडियन ऑयल के द्वारा उत्पादित किया गया है, ठीक है, रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन, ठीक है, उसका शुभारंभ किया गया नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में कहा 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया या फिर कहाँ आयोजित किया गया? ये देखिए 2 बार हो गया। तो हाल ही में कहा जो है 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली में देखा जाए दोस्तों आयोजित किया गया है 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। और इसमें एजेंडे प्रमुख कौन कौन से एजेंडे थे, ठीक है, इसमें जो शामिल किए गए थे? तो इसमें शहरों में कुशल, उच्च गुणवत्ता, एकीकृत और लचीली शहरी परिवहन प्रणालियों का डिजाइन और क्रियान्वयन जो है इसके प्रमुख एजेंडे में शामिल था। सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों? इंटीग्रेटेड और रिजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट जो इसका
ठीक है, विषय था। और इस जो कि 3 दिनों तक ये सम्मेलन चला था, और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया था केंद्रीय मंत्री दोस्तों हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। सम्मेलन के दौरान देखिए कौन कौन सी चीजों पे चर्चाएं की गई, जो चर्चा आयोजित की गई। तो सम्मेलन के दौरान मल्टी मॉडल एकीकरण, स्थिरता और डिजिटीकरण सहित देखा जाए तो विषयों पर, ठीक है, यानी कि स्थिरता और डिजिटलीकरण जो सहित विषय है उन पर 15 से अधिक जो है तकनीकी सत्र और गोलमेज चर्चाएं जो है आयोजित किया गया। तो किस पे चर्चा था? मल्टी मॉडल एकीकरण, स्थिरता और डिजिटलीकरण, ठीक है। तो इस तकनीकी जो है चीजों पर चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिएगा ये 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विषय क्या था? इंटीग्रेटेड एंड रेजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट इसका विषय था। इसी के साथ साथ हम कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, एक संगोष्ठी जो है की गई थी जिसका नाम है सहकारी क्षेत्र में उन्नत और पारंपरिक बीजोत्पादन राष्ट्रीय संगोष्ठी, ठीक है। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसको जो संबोधित किया गया वो केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी को संबोधित किया और इसी दौरान, ठीक है, इन्होंने जो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का जो लोगो है, ठीक है, वेबसाइट है, ब्राउजर है, उसका जो अनावरण किया गया और इसके जो संघ यहाँ पे जो समिति के सदस्य हैं उनकी सदस्यता को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा किया गया। देश में देखा जाए दोस्तों ये जो है जो 3 प्रमुख समितियां हैं, सहकारी समितियां, जिनका नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, जिसको हम इफ्को कहते हैं, कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय कृषक सहकारी विपणन महासंघ, और भारत सरकार के 2 प्रमुख वैधानिक निकाय हैं जिनका नाम है राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। इन्होंने संयुक्त रूप से जो है इस भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड को प्रमोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 प्रमुख भारत जो सहकारी समितियां हैं और यहाँ पे जो 2 प्रमुख जो है वैधानिक निकाय है इनके द्वारा, ठीक है, इस समिति को प्रमोट किया गया है। और इस समिति के द्वारा ही एक संगोष्ठी जिसका नाम है सहकारी क्षेत्र उन्नत एवं पारंपरिक बीज उत्पादन राष्ट्रीय संगोष्ठी है, ठीक है, इसको भी आयोजन किया गया। इसको संबोधित केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में नई दिल्ली में भारत के, ठीक है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ प्रश्न ही हमें मिल गया, प्रश्न से प्रश्न भी बन सकता है कि 7वीं भारतीय राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में भी कहाँ किया गया? भारत मंडपम में, जहाँ G20 का आयोजन किया गया था। और ये जो है इसका जो उद्घाटन किया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों दिल्ली के जो भारत मंडपम वहां पे जो है 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। ये जो समारोह है दोस्तों, ये जो कांग्रेस है, भारतीय मोबाइल कांग्रेस है, इसका जो आयोजन 27 से लेकर के 29 अक्टूबर तक किया गया और इसमें लगभग 22 देशों के 1 लाख से अधिक जो है प्रतिभागियों ने भाग लिया। भारतीय मोबाइल कांग्रेस का यहाँ पे जो थीम क्या थी, ठीक है, 2023 की वैश्विक डिजिटल नवाचार की थीम पर यह आधारित था। इसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को 105G यूज केस लैब्स भी प्रदान किए गए, जिन्हें जो है 105G लैब्स पहल के तहत विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में किया गया। थीम क्या थी इसकी, विषय क्या था इसका? तो वैश्विक डिजिटल नवाचार जो थीम थी और इसका जो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया गया है? तो स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री? देखिए जिन्हें ये पता होगा कि प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री, वो इजिली आंसर कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, गोवा के ये मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और इन्हीं के द्वारा संपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया गया है। तो गोवा के ये मुख्यमंत्री है दोस्तों प्रमोद सावंत, इनके द्वारा संपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया गया है। और ये जो है ये एक तरीके का संपूर्ण ई बाजार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बाजार, यानी कि यहाँ पे जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा दोस्तों, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। किसके लिए? स्वयं सहायता समूहों के लिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए दोस्तों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? स्वयंपूर्ण ई बाजार। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जितने भी स्वयं सहायता समूह है और जो महिलाएं, उनके द्वारा जो विभिन्न तरीके के जो उत्पाद दोस्तों किए जाते हैं, जो उत्पादन किया जाता है, जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जो निर्माण किया जाता है, उनका क्या किया जाएगा?
इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी बिक्री की जाएगी। ठीक है, इस संपूर्ण ई बाजार के लिए 26 लोगों को सरकार द्वारा उत्पादित पैकेजिंग, ठीक है, FDA लाइसेंस प्राप्त करने, मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने और मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है किसके द्वारा स्वयंपूर्ण ई बाजार जो लॉन्च किया गया है, ये गोवा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था, जो स्वयं सहायता समूह दोस्तों है उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना, जिससे कि उनके द्वारा जो उत्पादित की गई वस्तु है, जो निर्माण किया गया वस्तु है, उनको वो क्या करें, उसकी बिक्री कर सके, उसको सेल कर सके। किसके माध्यम से, इस स्वयंपूर्ण ई बाजार के माध्यम से। इसी के साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है जो 37वां राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, 37 नेशनल गेम है, उसका आयोजन भी गोवा में किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन दोस्तों यहाँ पे जो इस 37वें राष्ट्रीय खेल का जो उद्घाटन किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है मडगांव, गोवा के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पे। तो देखिए यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस स्टेट में है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोवा के मडगांव में है, जहां पे 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ये जो खेल है दोस्तों, इसका शुरुआत 26 अक्टूबर से हुई और ये 9 नवंबर तक इस खेल का आयोजन होगा। और इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा जो है एथलीट वो हिस्सा लेंगे। और ये जो एथलीट, ये जो खिलाड़ी है, ये 28 स्थानों पर, ठीक है, 43 खेलों में स्पर्धा करेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है गोवा में किया जा रहा है। और 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है दोस्तों, मोगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, ये है मोगा। ठीक है, ये देखिए, ये मोगा है और ये शुभंकर है। मोगा देखिए एक बाइसन होता है जो कि गोवा की विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। तो बाइसन है दोस्तों जिसको मोगा बोल रहे हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये स्टार कर लीजिएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, मोगा है। पहली बार इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न दिवस से संबंधित है कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर है 27 अक्टूबर को जो है। ठीक है, 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है वो मनाया गया। 27 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, विश्व श्रव्य दिवस, दृश्य विरासत दिवस। यहाँ पे जो इस दिवस की बात करें दोस्तों, तो ये किसके द्वारा जो है, ये पहल किसकी है, किसके द्वारा। तो एक ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए जो है विश्व दिवस जो है ये यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्चिव्स एसोसिएशन, इन दोनों की एक संयुक्त पहल है। और जो कि ऑडियो विजुअल संरक्षण पेशेवरों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत की रक्षा करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर साल जो है विश्व श्रव्य दृश्य दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों 25 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया दोस्तों। ठीक है, 25 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, बौनापन जागरूकता दिवस। और ये दिवस देखिए क्या होता है कि बौनेपन का जो है कारण जो होता है, हड्डी में विकार होता है दोस्तों, हड्डी विकास विकार होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ठीक है, एनक्रोडोप्लासिया। ठीक है, यहाँ पे एनक्रोडोप्लासिया जो होता है, इस पे जो है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय बौना जागरूकता दिवस कब मनाया गया, 25 अक्टूबर को मनाया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों 29 अक्टूबर को देखभाल और सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो देखभाल के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, दिवस है। तो देखभाल के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 29 अक्टूबर को मनाया गया। ये भी एक दिवस है जो कि पहला था, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दिवस है, देखिए दिवस और थीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी चर्चा करती हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत कौन से स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत का स्थान पूछा जा रहा है, जिसको अभी हाल ही में एक शोध किया गया है। ठीक है, जो फर्म है जिसका नाम है स्टेटिस्टा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये फर्म कौन सी दोस्तों, स्टेटिस्टा है। और इसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है तीसरे स्थान पे। ठीक है, किस मामले में, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में। तो वैश्विक शोध फर्म है दोस्तों स्टेटिस्टा, इसके अनुसार ठीक है एक शोध किया गया और उसमें भारत जो है 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ जो है भारत तीसरे स्थान पे। वही पहले स्थान पे देखिए कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और कितने फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ, तो 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे। वही दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है, जहां पे 27 फिनटेक यूनिकॉर्न है। ठीक है, और वही हम बात करें दोस्तों, भारत जो है यहाँ पे 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है और इसके साथ जो है भारत तीसरे स्थान पे।
ये जो वैश्विक शोध फर्म है दोस्तों स्टेटिस्टा, इसके अनुसार देखा जाए भारत ने, ठीक है, वित्तीय प्रौद्योगिकी यूनिकॉर्न की संख्या में दुनिया भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। देखिए चौथे स्थान पे यहाँ पे चाइना है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ 5 देश देखा जाए तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका 134, फिर यूनाइटेड किंगडम में 27, इंडिया देखिए 17, चाइना में 8 है, और वही फ्रांस की बात करें तो 6 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, चाइना भी देखा जाए तो फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत से काफी पीछे, ठीक है। वहीं पे हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की और यूनाइटेड किंगडम की दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए क्वांटिटी और, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू, इन दोनों ही मामले में कम से पहले और दूसरे स्थान पर, ठीक है, ये रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत 17 जो है फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पे, पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्न में से किस राज्य में से राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी? तो सरकार के द्वारा, ठीक है, जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा एक, ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी, जो कि राष्ट्रव्यापी यात्रा है। वो अगले महीने यानी कि नवंबर से शुरू की जाएगी। किस राज्य से दोस्तों? तो झारखंड से, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार है दोस्तों जो कि 15 नवंबर से, ठीक है, एक राष्ट्रव्यापी जन संपर्क और जागरूकता अभियान, यानी कि लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, जो पहल चलाएंगे, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, एक यात्रा शुरू कर रही है जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक है, 15 नवंबर से। और ये जो है, ये जो यात्रा की शुरुआत की जाएगी दोस्तों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। किस अवसर पे? तो बिरसा मुंडा की जयंती, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये पिछले वर्ष से इसको डिक्लेयर किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, और इसी दिन जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पे जो सूचना और प्रसारण सचिव है दोस्तों अपूर्व चंद्र, इनके अनुसार देखा जाए ये जो यात्रा की शुरुआत है ये झारखंड के खूंटी जिले से शुरुआत किया जाएगा, और ये 22 नवंबर से चलेगी और 25 जनवरी 2024 तक, ठीक है, इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो देश के जो है शीर्ष जिलों को ये कवर करेगी। इसके तहत देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के कारण जो है इन राज्यों में बाद में जो है यह यात्रा शुरू की जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है इन राज्यों में बाद में यात्रा शुरू की जाएगी। यहाँ पे जो है इस यात्रा का अगर हम देखें उद्देश्य, तो 2047 तक देश के एक विकसित देश, ठीक है, देश के एक विकसित देश का लक्ष्य प्राप्त करने के मद्देनजर लोगों में जागरूकता फैलाने, विकासात्मक तथा कल्याणकारी योजनाओं में यहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की योजना बनाई गई है। तो लोगों के एक तरीके से जो सरकार की विकासात्मक और कल्याणकारी योजना है उनमें लोग जो है भागीदारी सुनिश्चित करें अपनी, इसके लिए जो है ये विकसित जो भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। इस यात्रा के दौरान जो है विभिन्न जो सरकार की योजना है, लगभग 20 योजनाओं पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा। कौन सी ये योजना है? ये सभी योजनाएं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें से 1-2 योजनाओं के बारे में आप मुझे बताइएगा अभी कमेंट बॉक्स में कि आपने कितनी योजनाएं पढ़ी है। तो यहाँ जल जीवन मिशन है, आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, पीएम प्रणाम योजना है, यूरिया सब्सिडी योजना सहित जो है 20 योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं का प्रदर्शन जो है इस योजना के तहत, इस, ठीक है, संकल्प यात्रा के तहत किया जाएगा। तो ये सभी योजना आपके एग्जाम ना ले, यानी कि आगामी एग्जाम के लिए सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। इस समय डेंगू बहुत फैला हुआ है, मेरे घर में भी कई लोग जो है इस समय डेंगू से, बड़े पिताजी इवन हमारे हॉस्पिटलाइज्ड है। तो यहाँ पे जो है मैं भी काफ़ी मतलब फीवर से परेशान हूँ, तो आप तो भी अपना ख्याल रखिए। इस समय हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठीक है। अच्छे से घरों को पैक, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए, ख्याल रखिए अपना, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ कब किया, कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो ये हरियाणा में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री है दोस्तों श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ जो हरियाणा को 124 पीएम श्री स्कूल जो है समर्पित किया है। और इसी के साथ साथ इन स्कूलों में जो है आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम भी होंगे। इसके अलावा यानी कि यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जो है ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन नुपुर, ठीक है, नुपुर को भी लॉन्च किया है, ठीक है।
नुपुर को भी लॉन्च किया। और इस अवसर पे देखा जाए तो बाल वाटिका 3 के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्रियों का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि जो पीएम श्री है दोस्तों, पीएम श्री योजना जो है, ठीक है, इसको कब शुरुआत की गई थी? पीएम श्री योजना, जो श्री स्कूल है, इसकी शुरुआत किस वर्ष किया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश या संघ ने हाल ही में गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास किया? देखिए ध्यान रखिएगा कहाँ पे क्या है, गिनी की खाड़ी में क्या, और इनका यानी कि भारत और किस देश या संघ का ये अपना पहला जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो ये ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ। करेक्ट आंसर सी है दोस्तों, यूरोपीय संघ। ठीक है, तो भारत और यूरोपीय संघ ने दोस्तों 24 अक्टूबर को गिनी की खाड़ी में अपना पहला जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। ये देखिए दोस्तों, ये है अटलांटिक पोर्शन देख रहे हैं, और यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये जो यहाँ पे आप क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, ये है गिनी की खाड़ी, और यहीं पे जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है दोस्तों, वहां पे भारत और संयुक्त राष्ट्र की जो सेना है, नौसेना, उन्होंने जो अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है। ये जो संयुक्त अभ्यास था, इसमें भारतीय, यहाँ पे यूरोपीय संघ और भारतीय समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद जो है इसका आयोजन किया गया। इसमें देखिए भारत की तरफ से किसने भाग लिया? भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा और 3 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के जहाज। ठीक है, देखा जाए इसमें से एक इतालवी नौसेना जहाज आईटीएस, ठीक है, फोस्करी, फ्रांसीसी नौसेना जहाज एफएस वेंटोसे, और स्पेनिश नौसेना जहाज, ठीक है, टॉर्नेडो, इन्होंने जो है इस अभ्यास में भाग लिया। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया। इन जहाजों ने देखा जो घाना के तट से दूर जो है अंतरराष्ट्रीय जल में सामरिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया। फ्रांसीसी जो जहाज है दोस्तों, ठीक है, वेंटोसे, और भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा पर हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके उड़ान अभ्यास और जहाजों के बीच जो कर्मियों का स्थानांतरण अभ्यास का भी हिस्सा था। ठीक है, अकारा, ठीक है, घाना में एक ज्ञान साझाकरण सत्र भी आयोजित किया गया इस दौरान। इससे घाना में जो भारतीय, यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के जो सदस्य देशों के मिशनों के बीच जो है संबंध गहरे होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गिनी की खाड़ी में क्या गया दोस्तों? भारत का और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन कौन थे? इतालवी थे, ठीक है, फ्रांसीसी, और यहाँ पे स्पेनिश नौसेना के भाग लिया। किसने भाग लिया ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से इंपॉर्टेंट है, आईएनएस सुमेधा ने। और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है दोस्तों की, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने किस संस्था के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 लॉन्च किया? तो डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन लॉन्च किया गया है भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा। किस आईआईटी संस्थान के द्वारा? तो आईआईटी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत सरकार के जो उपभोक्ता मामले के विभाग ने आईआईटी बीएचयू के सहयोग से, ठीक है, डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन को लॉन्च किया है। हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो नवीन एप्स और ब्राउजर एक्सटेंशन, प्लग इन एंड ऑन मोबाइल एप्लीकेशन जैसे सॉफ्टवेयर आधारित समाधानों को डिजाइन और प्रोटोटाइप, ठीक है, करना। यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए डार्क पैटर्न प्रयोग, प्रकार और स्तर का पता लगा सकता है। ठीक है, जो विजेता है दोस्तों इस हैकाथॉन में, जो विजेता शामिल हुए हैं उन विजेताओं को, ठीक है, उपलब्धि प्रमाण से पुरस्कृत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन जो है भारत के उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा आईआईटी बीएचयू के सहयोग से आयोजित लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे की बात करें तो यहाँ, तो दोस्तों आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। किसे किया? चेतन भगत को किया है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है दोस्तों? प्रणव सुरभा ने जीता है। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2023 में देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन किया गया और ऐसा करके इतिहास रचा। किसने रचा दोस्तों? गोंडा जिले ने। तो गोंडा जिले में देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन किया गया। हाल ही में 5G तकनीकी पर राष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया नई दिल्ली में। अपनी आत्मकथा लायंस डेट ड्रंक द मून लाइट, इसको लिखा है, किसने लिखा है दोस्तों? ठीक है, एस सोमनाथ के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा तबीयत डाउन थी इसलिए बहुत थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन होगा मेरा, उसके लिए खैर आप बस अपना चीज़ों पे फोकस करिए। जो आपको चीज़ें बताई जा रही है उसको नोट्स करिए। ठीक है, इसके लिए जो है आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाती है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो वहां से डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आप लोग जितने लोगों ने पेट का एग्जाम दिया है वो अपना पेपर तो देखिए, और साथ ही साथ जितने भी शिफ्ट का पेपर दिया गया उनको भी अच्छे से देख लो, वो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।